तो चलो फटाफट से एक बार मॉलिक्यूल्स की अपन क्या रिवाइज कर लेते हैं। अपन रिवाइज कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती थी, ये याद है आपको? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है। पहली ये वाली कौन सी है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, देख रहे हो आप? तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डायामैग्नेटिक। और अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, मतलब कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो हो जाएगी पैरामैग्नेटिक। तो दो तरह के हमारे को पता है कि एटम की बात कर सकते हैं या मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं। ये सब की प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इससे डिसाइड होती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये हो गया। अब जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेक करते हैं अपन, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, इन सबको मिला के जो भी अपन ने अभी तक कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को जो है वीबीटी का पहला फेलियर मिलता है। जैसे ही मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करने जाऊंगा मेरे को वीबीटी का फेलियर मिलेगा। क्या होता है वो फेलियर? वीबीटी बोलती है कि जो O2 है, अगर आप O2 का डायग्राम बनाओगे तो 2s2 2p4, तो दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि सामने वाला ऑक्सीजन आएगा, वो भी 2s2 2p4 लेके आएगा, और इन दोनों की जो सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं वो पेयर अप हो जाएंगे। वीबीटी का बेसिक पोस्टुलेट ही होता है कि बॉन्डिंग कब होती है, जब दो सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल आते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते हैं। पर जो O2 है मॉलिक्यूल होने के बावजूद वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये पहला फेलियर। दूसरा फेलियर क्या, कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को नहीं समझा सकता। मतलब देखो, हमने ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहां पे समझा था, जैसे NO है उसको हमने समझ लिया था, पर H2+ को वीबीटी नहीं समझा सकता ढंग से, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है। ठीक है, तीसरी बात, ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर नहीं समझा था डायटोमिक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो मतलब अब अपन देखते हैं कि क्या हो रहा है। डायटोमिक मॉलिक्यूल में से तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है दो एटम में, नहीं समझा पाता ना ये हमने अभी तक फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कहां पे समझा है? हमने फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बड़े वाले मॉलिक्यूल्स में समझा है जिसमें दो से ज्यादा एटम थे, जैसे कि NO3 सॉर्ट ऑफ में, या CO3 2- में, या SO4 2- में। यहां पे रेजोनेंस के थ्रू समझा सकते हैं, पर जो डायटोमिक है उसमें कैसे समझेंगे? जैसे H2+ में आएगा तो वो कैसे समझोगे? उसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा अलग हटके जो है एक इंटरप्रिटेशन या फिर एक एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में MOT। तो ये नेक्स्ट टाइप की थ्योरी है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, और ये लास्ट टाइप की थ्योरी है कोवेलेंट बॉन्ड की जिसको आपको पढ़ना है। इसका अप्रोच जो है वो पुराने अप्रोच से एकदम अलग है। क्या अलग है इसमें देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है, पहली बात तो ये डेवलप की थी हंट और मलिकन ने, ये नाम आप बार बार सुनोगे। ठीक है, फिर इसके फीचर्स हैं ये। पहला फीचर बोलता है कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं, वैसे ही अगर कोई मॉलिक्यूल बना है तो उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। तो ये पहली चीज होगी। दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो फॉर्म किससे हुए हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, जिनकी एनर्जी कंपैरेबल हो, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी देखा था, और सिमेट्रिकल, मतलब वो और वो सिमेट्रिकल हो, मतलब प्रॉपर सिमेट्री में वो आके मिले। ठीक है, ये आप सिमेट्री का आइडिया किससे ले सकते हो कि यार py py मिलके ही पाई बॉन्ड बना रहे थे जब x या z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो उसमें सिमेट्री का फर्क पड़ता है। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो px px आके मिलेंगे, px और py आके मिलेंगे, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। सिमिलरली इसमें भी होता है। ठीक है, तीसरा फीचर बोलता है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला एक न्यूक्लियस होता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है कि उसके ऊपर अट्रैक्शन लगाने वाले या उसके साथ इंटरेक्शन करने वाले दो न्यूक्लियस होते हैं। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो कहलाता है मोनोसेंट्रिक, क्योंकि एक ही सेंटर है अट्रैक्शन का, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कहलाता है पॉलीसेंट्रिक, क्योंकि एक से ज्यादा अट्रैक्शन का सेंटर है। तो ये कितनी फीचर्स हो गए हमारे? 3 हो गए। चौथा फीचर क्या बोलता है? चौथा फीचर बोलता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये सेम हाइब्रिडाइजेशन जैसा है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये वाला जो फोर्थ हमारा फीचर है, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट कर रहे थे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने इंटरैक्ट किया
तो फिर कौन कौन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शॉर्ट फॉर्म बीएमओ और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शॉर्ट फॉर्म एबीएमओ। अब से आगे से मैं बीएमओ और एबीएमओ यूज करूंगा, तो आप समझ जाना कि बीएमओ का मतलब क्या है और एबीएमओ का मतलब क्या है। पांचवा फीचर क्या है? पांचवा फीचर है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी लोअर एनर्जी है, तो उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है एंटी बॉन्डिंग से। इसको और डिटेल में भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको कि बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। छठा कहता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक न्यूक्लियस के अराउंड एटॉमिक ऑर्बिटल देता है, वैसे एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस वो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा। भाई ये प्रोबेबिलिटी बताने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काम आ रहा है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे मतलब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल को भरने के लिए क्या रूल है? अबव पाउली हंट। सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी आपको ऐसे ही भरना पड़ेगा। मतलब अगर आपको दो ऑर्बिटल भरने हैं तो उन दोनों में पहले आप पैरेलल स्पिन भरोगे, है ना। और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग हो, मतलब बीएमओ हो या एबीएमओ हो, उसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक अप स्पिन में है तो एक डाउन स्पिन में होगा। सिमिलरली आपको अबव प्रिंसिपल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर हमने वहां पे जब हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस पढ़े थे तो हमने वहां पे n+l रूल निकाला था। वो हमारी समझ के लिए एक रूल था जो कि सिर्फ फिलिंग में काम आता है। फिलिंग में हमको ईज ऑफ ऑपरेशन वो देता है, हमको बताता है कि सही फिलिंग कैसे करनी है। यहाँ पे जो ऑर्डर आ रहा है वो एक्सपेरिमेंटल आ रहा है, मुझे ये बहुत पसंद है। फिर क्रोमियम कॉपर जैसे एक्सेप्शंस की कोई जरूरत ही नहीं होती याद करने की। एक बार सिर्फ इसका ऑर्डर जो एक्सपेरिमेंटल है उसको याद कर लो, एक बार दिमाग में घुसा, काम खत्म। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हो गए। अब देखो पीपीटी में हमने क्या किया था कि प्योर ऑर्बिटल्स को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था एक सिंगल एटम में, फिर हाइब्रिडाइजेशन कराया था। हाइब्रिडाइजेशन करा के बॉन्डिंग कराई थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अलग अलग एटम के जो ऑर्बिटल्स है आप उसको डायरेक्टली यूज कर लो तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे, एबीएमओ बना लेंगे और फिर बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आगे देखते हैं एलसीएओ मेथड। एलसीएओ का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। वेव मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कहने का वेव भी आएगी, उसका साई का फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा तो श्रोडिंगर यूज करना पड़ेगा। श्रोडिंगर में एक प्रॉब्लम है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सिस्टम आता है तो एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हमको निकालने नहीं आते। अब यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएगा, इसी मॉलिक्यूल बना रहे हैं, है ना। फिर आप क्या करेंगे सोचो जरा। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। जब एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता तो अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे। उसी अप्रोक्सीमेशन का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। बस सिंपल सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे। देखना ये डिफिकल्टी हम अप्रोक्सीमेट मेथड एलसीएओ से पूरी करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए। अच्छा, तो अपन देखते हैं कि एलसीएओ के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, है ना। चलो, तो इसमें वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात होगी क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स को जो है वेव कंसीडर करके काम कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, ये दोनों वेव्स एक दूसरे के एकदम सिमिलर है। जब ऊपर वाली वेव 0 तो नीचे वाली 0, जब ऊपर वाली वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो नीचे वाली का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो ये जब दोनों मिलेंगे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। साई ए और साई बी दो वेव फंक्शन है, ये दोनों मिले साई ए प्लस साई बी बना, है ना। तो ये जो बना साई ए प्लस साई बी, इस वाले को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस को मैं बोलूंगा कि ये मेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। जब दोनों के दोनों एक फेज में आके दोनों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो सिग्मा बना बीएमओ, है ना। सो बीएमओ ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए प्लस साई बी। और अगर मैं सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। मतलब जब नीचे वाली वेव -1 है तो ऊपर वाली वेव +1 है, ऊपर वाली वेव जब -1 है तो नीचे वाली +1 है। तो दोनों को मैं मिलाऊंगा तो हर पॉइंट पे 0 हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इससे सिग्मा स्टार बनेगा। मैंने बीएमओ को किससे डिनोट किया था? सिग्मा से। मेरे को एबीएमओ को डिनोट करना है तो मैं उसके ऊपर एक स्टार लगा दूंगा, एस्टेरिस्क मार्क लगा दूंगा। ठीक है, और तो सिग्मा क्या हो गया? बीएमओ
और सिग्मा स्टार क्या हो गया ABMO। तो सिग्मा स्टार इज इक्वल टू psi A माइनस psi B। अब देखो, अब मेन कहानी शुरू हो रही है जो हमारे लिए काम की है। हमको फाइनली ये निकालना है कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, और इस जो हमारी ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इससे हम और क्या-क्या पता लगा सकते हैं, है ना। कैसे बनी, क्यों बनी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे सिर्फ समझने के लिए था। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। देखो, एक एटॉमिक और दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, सिग्मा मतलब psi A और psi B दोनों मिले, एक हायर एनर्जी वाला बना, एक लोअर एनर्जी वाला बना। लोअर एनर्जी वाला कौन होता है, हमको पता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो हैं, नीचे वाला जो है वो लोअर एनर्जी का है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO लोअर एनर्जी होगी इसके एटॉमिक ऑर्बिटल से, है ना। ऐसा तो होना ही था। और जो ऊपर वाला बना वो ABMO बना, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी होगी, ठीक है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट देखो, क्योंकि आप BMO ABMO की एनर्जी को सम करोगे तो उनका टोटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सम था उसके बराबर ही आएगा। तो एनर्जी कांस्टेंट है, ये मत सोचना कि एनर्जी कम ज्यादा होगी, बस ये हुआ कि बॉन्डिंग की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी नीचे और ABMO की एनर्जी ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से BMO और ABMO बने। आगे बढ़ते हैं, क्या कंडीशंस हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एक तो नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए, दूसरी बात कि इनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। हम जो है MOT में कन्वेंशन से z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, मतलब जो दो न्यूक्लियस है वो हमेशा z एक्सिस के अलोंग ही एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं था VBT में, वहां पे जो भी क्वेश्चन दिया है हमने ले लिया, जो भी है, कोई कन्वेंशन नहीं थी। यहाँ पे कन्वेंशन है कि न्यूक्लियस z एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच करेंगे। तीसरी बात कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप करने चाहिए। ये वही सेम बात VBT वाली, कि जितना ज्यादा एक्सटेंट ओवरलैप होगा उतनी बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दो न्यूक्लियाई के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई इसमें, नोडल प्लेन्स। भाई ऑलरेडी आपको पता है कि रीजंस अराउंड एटॉमिक न्यूक्लियर जहां पे कि लाइक्लीहुड ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन से 0, यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मतलब जो दो न्यूक्लियस हैं उनके अराउंड ऐसा कौन सा रीजन जहां पे एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो अपन ये देखने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किस तरह से ओवरलैपिंग होती है। तो सबसे पहले एक्सियल ओवरलैपिंग से शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहला केस जब S और S ओवरलैप करें तो वो केस है ये दो S ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए तो जो ऑर्बिटल बनेगा इनकी बॉन्डिंग के बाद, जो मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा ऐसा, इसका भी साइन होगा ये, और ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पे जो ध्यान रखने की बात है कि इस वाले में कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। देख रहे हो आप, कहीं पे भी नोडल प्लेन नहीं बना सकता मैं, ठीक है। तो ये याद रखने की बात है। नेक्स्ट अपन करते हैं, जब S और S एक्सियली ओवरलैपिंग करेंगे और फिर उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा एंटी बॉन्डिंग। इनका जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो ये है, Z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, इसमें कन्वेंशन से हम ऐसा लेते हैं। तो नेक्स्ट है, जब एंटी बॉन्डिंग बनेगा, तो एंटी बॉन्डिंग कब बनेगा, जब एक प्लस दूसरे माइनस के सामने आएगा तब एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और जो एंटी बॉन्डिंग बनता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और यही इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में बात, ये एक बार और बना देता हूं, फिर अब नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब आप समझ ही जाना, यहां पे ये बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इंपॉर्टेंट बात और इंटरेस्टिंग बात कि यहां पे मेरे को एक नोडल प्लेन दिख रहा है। ये जो प्लेन है ये नोडल प्लेन है, XY प्लेन नोडल प्लेन है, ठीक है। Z एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो एंटी बॉन्डिंग के केस में एक नोडल प्लेन आता है। अब सिमिलरली S को P के साथ करा देते हैं, तो ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। तो आपको पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो ऐसा दिखेगा। तो ये प्लस पूरा माइनस, हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या देखा था कि जो बॉन्डिंग करता है वो थोड़ा सा बड़ा साइज का हो जाता है और जो नहीं करता वो छोटा साइज का हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये BMO, तो ये S और P की हो गई कौन सी, एक्सियल ओवरलैपिंग। अब एंटी बॉन्डिंग बना देते हैं, तो ये S ये P कब बनेगा, जब यहां तक पॉजिटिव हो और इसके सामने नेगेटिव आए। तो ये तो psi A
माइनस साई बी टाइप का सीन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, साई ए प्लस साई बी, यहाँ पे साई ए माइनस साई बी, तो साई ए माइनस साई बी मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ऐसा, बड़ा सिंपल है। तो ये तो हो जाएगा प्लस, माइनस वाला छोटा हो जाएगा इसके सामने से, और इधर वाला प्लस बड़ा हो जाएगा। तो ये बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे भी एक नोडल प्लेन है, तो नोडल प्लेन एनपी बोल देता हूं मैं उसको 0, यहाँ पे एनपी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे एनपी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एनपी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो कोई नोडल प्लेन नहीं है। जब क्या हो रहा है, जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो एक नोडल प्लेन आ रहा है। तो ये तो कौन सा केस हुआ, एस का एसपी का। अब अपने को देखना है पीपी का केस। ठीक है, तो पीपी का केस देख लेते हैं। तो ये क्या आया, ये आया पी ऑर्बिटल, इसके सामने एक और पी ऑर्बिटल, दोनों के सामने प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे आज सामने आमने। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि साई ए प्लस साई बी का सीन हो रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसा दिखेगा, मतलब मैं प्लस को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बस ऐसे ही है ना। यहाँ पे अगर इसकी जगह माइनस भी होता ये, तो फिर क्या होता कि मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा देता और यहाँ पे प्लस लगा देता। ठीक है, तो ये हमारा काम हो जाता। इसमें कोई मतलब वो वाली बात नहीं है, जरूरी है कि प्लस से ही बॉन्डिंग हो। तो अपन इसको मिटाते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो है बीएमओ। कौन सा बीएमओ है ये, पी और पी की ओवरलैपिंग से जो बना है, पी और पी की एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बना है। यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं है, ये हमको अब याद ही हो चुका है कि एक्सियल ओवरलैपिंग में नोडल प्लेन 0 होगा जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा होगा। तो अगला केस क्या है कि पी और पी जो है एंटी बॉन्डिंग बना है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, दो लोग होते हैं, एक प्लस एक माइनस। तो ये भी पी और ये भी पी, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहां पे दिख रहा है आपको नोडल प्लेन, ये जो दोनों ऑर्बिटल बने हैं इनके बीच में दो एटॉमिक ऑर्बिटल आए थे, तो दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे, मतलब एंटी बॉन्डिंग मतलब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे दो पी से, यहाँ पे भी दो बन रहे हैं। ठीक है, तो बस हमारा काम हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा प्लस, ये मेरा हो जाएगा माइनस, तो इधर माइनस वाला बड़ा, इधर प्लस वाला बड़ा, यहाँ पे नोडल प्लेन इक्वल टू 1। तो ये किसकी कहानी खत्म हुई, ये कहानी खत्म हुई एक्सियल ओवरलैपिंग की, क्योंकि एस एस या एसपी या पीपी से ही एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है। वो फंडा बीवीटी जैसा ही है, सेम यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग करा लेते हैं अपन। तो साइडवेज किस किस के बीच में हो सकती है, सबसे पहले तो पी और पी के बीच में हो सकती है, तो पी और पी के बीच में करा लेते हैं। ये आया एक पी ऑर्बिटल, ये आया दूसरा पी ऑर्बिटल। अगर दोनों के प्लस प्लस एक दूसरे को देख रहे होंगे और माइनस माइनस एक दूसरे को देख रहे होंगे, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। तो ये अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे तो एक्चुअली कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। इनका जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस प्लस प्लस ऊपर थे तो प्लस अभी भी ऊपर ही होगा, माइनस माइनस नीचे थे तो माइनस नीचे होगा। तो वो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस जो है, तो प्लस वाला इसके ऊपर, माइनस वाला इसके नीचे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाले एक्सिस पे ही नोडल प्लेन आ चुका है, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बन गया। पर वैसे कौन सा वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ये बना पाई। तो पाई पी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना। यहाँ पे मेरे को एक नोडल प्लेन दिख रहा है, जो कि ये जेड एक्सिस खुद एक नोडल प्लेन बन चुका है यहाँ पे। तो नोडल प्लेन इक्वल टू 1। तो सिचुएशन चेंज हो गई, जब मैं साइडवेज ओवरलैपिंग करा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग में ये हो रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन आ रहा है। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या हुआ था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी नोडल प्लेन नहीं आ रहा था। तो अपन अब क्या करते हैं, एंटी बॉन्डिंग बना लेते हैं पी और पी से मिला के। तो पी और पी से मिलाने के लिए प्लस अगर माइनस को देखेगा और माइनस अगर प्लस को देखेगा, ये इनका जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर, तो क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। और इसका शेप बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्या कि दोनों इधर उधर चल गए, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर दूर चले गए। तो ये प्लस माइनस से दूर जाने की कोशिश, माइनस की प्लस से दूर जाने की कोशिश। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअली आपको दिखेगा कि दो नोडल प्लेन हो गए। एक नोडल प्लेन तो हो गया है वही ये वाला एक्सिस, और दूसरा नोडल प्लेन हो गया है ये, बीच में इनके जगह आ गई है। तो
तो ये ABMO बन गया है और ये नोडल प्लेन इक्वल टू 2 हो गया है और ये कौन सा ऑर्बिटल है? पाई स्टार। पाई स्टार मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो P और P का हो गया। अब क्या करते हैं? P और D को ले आते हैं। तो अब P और D आ जाएगा। ये D आया, इसके सामने P आया, वापस से वही प्लस और प्लस देखेगा, माइनस और माइनस देखेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना देंगे। तो ये कौन सा ऑर्बिटल बन जाएगा? ये बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कैसा दिखेगा? देखो ये वाला D और ये वाला D, ये वाला P और ये वाला P तो मिल जाएंगे, ये ऑर्बिटल बना लेंगे। तो ये ऐसा हो गया। तो वही वापस, तो ये प्लस ये माइनस और तो अब क्या है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। बस सिंपल सा केस है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये अपना बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो z एक्सिस है वही इसका नोडल प्लेन है, तो इसमें नोडल प्लेन है 1। तो ये D और P से मिलके बना, तो ये D एक्सिस मतलब D ऑर्बिटल और ये P ऑर्बिटल, इसका एंटी बॉन्डिंग बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनका वापस से बनाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो जो D में इधर प्लस में था वो कम हो जाएगा, ये वाला लोग छोटा हो जाएगा, ये माइनस वाला लोग भी छोटा हो जाएगा और P में उधर की तरफ फेस कर लेंगे। तो ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस और ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे आपको फिर से दो नोड दिखेंगे, एक तो ये दिख रहा है और एक ये नोड दिख रहा है। तो ये बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार ही बनाया वापस से, ये पाई है और ये क्या है, यहाँ पे नोडल प्लेन इक्वल टू 2। बस सिंपल है। नेक्स्ट केस क्या है, जब दो डी आ जाएंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस। दूसरे डी में भी अपन ऐसे ही इधर की तरफ मार्किंग करेंगे, क्योंकि अपने को प्लस से प्लस को मिलाना है, माइनस से माइनस को मिलाना है, प्लस प्लस को देखना चाहिए, माइनस माइनस को देखना चाहिए। जब ये दोनों होगा, मतलब यहाँ पे जब ये दोनों होंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो इनका z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो फिर क्या होगा, वापस से वही कि दो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे, बाकी दोनों छोटे छोटे ऑर्बिटल साइड में। तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बन गया। तो ये वाला हो जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा माइनस, तो फिर ये माइनस प्लस और ये हो गया माइनस प्लस। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये जो z एक्सिस है यही नोडल प्लेन है, यही नोडल प्लेन है, तो ये BMO है और नोडल प्लेन इक्वल टू 1, ठीक है। बस सिंपल सा केस है। अगला केस सिमिलरली, अब तो हमको आदत हो गई है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये भी डी था, ये भी डी है, ये भी डी और ये भी डी। यहाँ पे बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग, तो ये ऐसा दिखेगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे फिर से मेरे को दो नोडल प्लेन दिख रहे हैं, एक ये और एक z एक्सिस खुद। तो ये ABMO और ये नोडल प्लेन इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया, पाई, और ये क्या हो गया, पाई स्टार। बस, तो ये सारे केसेस हो गए आपके साइडवेज और एक्सियल के मिला के, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट भी अपन देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट है जिरेड अनजिरेड का। किसका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है जिरेड और अनजिरेड। क्या होता है भाई जिरेड और अनजिरेड? देखो, अगर मान लो मेरे पास P और P मिलके, मतलब बेसिकली अगर P और P मिलेंगे और ये दोनों में, एक में प्लस और ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा ये प्लस और ये माइनस। तो ये सिग्मा BMO है नहीं, ये है पाई BMO, ठीक है। ये हमने कौन सी वाली ओवरलैपिंग कराई है, ये हमने कराई है साइडवेज ओवरलैपिंग। सो ये पाई BMO है। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितने हैं, 1। अब अगर आपको जीरेड और अनजीरेड चेक करना है, जीरेड का मतलब होता है सिमेट्रिक और अनजीरेड का मतलब होता है एंटी सिमेट्रिक। तो इसका शॉर्टकट तो ये है, इसका शॉर्टकट क्या है कि अगर इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स हुए तो वो कहलाएगा जीरेड, और अगर ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स हुए तो वो कहलाएगा अनजीरेड। हम कैसे चेक करते हैं जीरेड और अनजीरेड को? देखो,
हम जीरेड और अनजीरेड को ऐसे चेक करते हैं कि फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, इसको आप रोटेट करो, जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनको आप रोटेट करो बाय 180 डिग्री अलोंग z एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड आपको रोटेट करना पड़ता है। तो अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड तो मैं कुछ ऐसा रोटेट करूंगा तो जो प्लस था ऊपर वो नीचे आ जाएगा और माइनस ऊपर चल जाएगा। तो मेरा रिजल्ट क्या हुआ? मेरा रिजल्ट हुआ ये माइनस ऊपर चला गया और प्लस नीचे आ गया। तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है आप रोटेट करो 180 डिग्री से पर परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। आपको 180 डिग्री से रोटेट करना है पर आपको उसको परपेंडिकुलर टू दी z एक्सिस रोटेट करना है, मतलब आपको इस डायरेक्शन से रोटेट करना है। तो ये तो कुछ नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? ये बचा माइनस और ये हो गया प्लस। लो बड़ा सिंपल है। तो अब अगर स्टेप 2 के बाद आप वापस से वहीं पहुंच गए जहां से आपने शुरू किया था, मतलब अगर प्लस ऊपर रहता और माइनस नीचे रहता तो ये सिमेट्रिक होता, तो मैं इसको बोलता जीरेड। पर क्योंकि अभी जहां से मैंने शुरू किया था ये मेरा पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, तो मैं 3 पे 1 के एकदम उल्टे पे पहुंचा, माइनस ऊपर चला गया प्लस नीचे आ गया, तो इसलिए ये ऑर्बिटल कहलाता है अनजीरेड। अब मैं आपको एक केस और बता रहा हूं। मान लो मेरे दो s ऑर्बिटल आके मिले, ये तो क्या करेंगे? ये तो एक्सियल ओवरलैपिंग ही करेंगे, तो एक सिग्मा ऑर्बिटल बना लेंगे, तो एक सिग्मा BMO बन जाएगा। अब इस पे तो प्लस ही है, अब आप इसको स्टेप 1 में रोटेट करोगे तो भी ऐसे ही दिखेगा, तो ये 1 ये 2 और फिर आप इसको परपेंडिकुलर टू द एक्सिस भी घुमा लोगे ऐसे इस तरह से, तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसे ही दिखेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जीरेड। अच्छा, अब आपने एक बात नोटिस की, इसमें नोडल प्लेन इज इक्वल टू 0 है, इसमें नोडल प्लेन इक्वल टू 1 है। तो अगर आपको जीरेड अनजीरेड का कोई पूछे तो सबसे बढ़िया है कि नोडल प्लेन याद कर लो। तो नोडल प्लेन हमने कैसे याद किए थे? नोडल प्लेन को याद करने की ट्रिक जो हमारे पास थी वो ट्रिक है ये रही। अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो जीरेड हो जाएगा क्योंकि नोडल प्लेन 0 थे, याद करो। और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो वो अनजीरेड हो जाएगा क्योंकि नोडल प्लेन इज इक्वल टू 1 है। तो मैं क्या बोलूंगा? सिग्मा जीरेड, तो ये क्या हो जाएगा? BMO। सिग्मा अनजीरेड, तो ये हो जाएगा ABMO। ये ऑलरेडी इंप्लाई हो रहा है यहां से, जो कि अभी हमने देखा। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा पाई जीरेड, तो ये हो जाएगा ABMO, क्योंकि यहाँ पे दो नोडल प्लेन है, पाई जीरेड मतलब 2 नोडल प्लेन। और अगर मैं बोलूंगा पाई अनजीरेड, तो ये हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे ये क्रॉस नहीं आएगा, तो बात समझ में आई। तो इनके नोटेशन ऐसे होते हैं। तो अगर आपको कभी सिग्मा जीरेड, सिग्मा मतलब सिग्मा जी या सिग्मा यू दिखाई दे तो उससे डरना मत, उसका मतलब है कि जीरेड या अनजीरेड। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ जीरेड और अनजीरेड का। तो नेक्स्ट जो है वो है ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एकदम बीपीटी के जैसा ही है, इसलिए इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि प्लस और माइनस दोनों ही एक ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग बनाने जा रहे हैं तो बॉन्डिंग नलिफाई हो जाएगी, तो जो ऑर्बिटल बनेगा वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो वो इसका केस है, ठीक है। अच्छा देखो, तो अब हमें आ गया है ना कि कैसे हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो बन रहे हैं, कि जब इंटरन्यूक्लियर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, जीरेड क्या होता है, अनजीरेड क्या होता है। अब मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, तो उस एनर्जी लेवल को मैं आपके सामने रखूंगा, आपको उसको याद करना है, ठीक है। याद किए बिना आगे मत बढ़ना। तो एनर्जी लेवल ऑर्डर फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि जब अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा एनर्जी लेवल के लिए, किसके? सेकंड पीरियड वालों के लिए, मतलब बोरोन से लेकर और फ्लोरीन तक, तब आपको ये काम आएंगे। फिर बाद में मत बोलना कि मैंने याद नहीं कर पाया, है ना। ये फॉर इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 के लिए। इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 किस में जाएंगे? किस में जाएंगे? ऑक्सीजन मतलब O2 में, F2 में, NO में, और ये हो जाएंगे Ne2 में, नियॉन 2 में, ठीक है।
और ये एग्जांपल O2F2 और इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14, इसका एग्जांपल C2N2 लेस देन इक्वल टू 14 है तो N2 वाला नीचे वाले ऑर्डर में आएगा। दोनों ऑर्डर्स को याद करो। ये ऑर्डर में एक मेजर डिफरेंस है दोनों ऑर्डर में, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जो नीचे वाला ऑर्डर है उसमें सिग्मा 2p खिसक के पाई और पाई स्टार के बीच में आ गया है। बात समझ आई? सिग्मा बीच में चला गया है पाई और पाई स्टार के फॉर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14। फॉर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 सिग्मा जो है पाई और पाई स्टार दोनों से पहले है। अब देखना इसका जब यूज आएगा तो आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बातें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मॉलिक्यूलर बिहेवियर, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। Nb को हम क्या बोलते हैं कि कितने मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। अब मॉलिक्यूलर बिहेवियर स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होती है? इससे डिसाइड होती है कि अगर बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए एंटी बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल स्टेबल, अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए बॉन्डिंग से मतलब ABMO में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए BMO से तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल। बस सिंपल सी बात है। जीरो हुए तो भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, जीरो वाले केस में मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, ये याद रखना। अगर ज्यादा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड सो बॉन्डिंग का इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो मॉलिक्यूल बनेगा, ज्यादा एंटी बॉन्डिंग ऑक्यूपाइड तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। कितना सिंपल कर दिया इसने। डायग्राम बनाओ, भर के देखो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा कि नहीं, साइंटिफिकली आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो आप फटाफट बता सकते हो। अच्छा ठीक है, अब और कैसे बता सकते हैं? थोड़ा मैथमेटिकल हो जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड को आप बॉन्ड ऑर्डर से बता सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2 into Nb minus Na। Nb क्या था? BMO के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Na क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हाफ BMO इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या ABMO इलेक्ट्रॉन्स। बस अगर BO पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, BO नेगेटिव या जीरो है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। तो अभी अपन शुरू करते हैं हाइड्रोजन वगैरह के डायग्राम से, एनर्जी लेवल डायग्राम से। ये एक 1s है, ठीक है, और ये दूसरा 1s है। तो ये दो 1s हैं। इनसे मिलके क्या बनेगा? एक तो बनेगा हायर एनर्जी का ABMO मतलब सिग्मा 1s स्टार, और एक बनेगा लोअर एनर्जी का, क्या बनेगा लोअर एनर्जी का? BMO मतलब सिग्मा 1s। अब देखो सबसे पहले मैं बनाने वाला हूं H2 प्लस को। H2 प्लस को मैं बनाऊंगा, इसका मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर वो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो यहां पे रहेगा तो वो BMO में जाएगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो ये सिर्फ एक है तो 1 माइनस ABMO में 0 है तो इज इक्वल टू हाफ। तो ये तो H2 प्लस की कहानी हुई, ठीक है। अब अगर अपने को H2 बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन गया? ये H2 बन गया। पहले तो H2 प्लस पैरामैग्नेटिक है तो अपन इसको पैरा लिख देंगे। H2 प्लस पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अब अपन बात करते हैं H2 की, तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाफ 2 माइनस 0, क्योंकि अभी भी एंटी बॉन्डिंग वाला जो ऑर्बिटल है वो तो खाली है, इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया, ठीक है। सो बेसिकली ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक क्यों है भैया? क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कोई मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिज्म किसी भी तरह का ये नहीं दिखाएगा। तो H2 डायमैग्नेटिक हो गया। अब मेरे को बनाना है H2 माइनस। अब अगर मेरे को H2 माइनस बनाना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इधर से लेके आऊंगा। वो कहां जाएगा? वो एंटी बॉन्डिंग में लेके जाएगा। आपको दिख रहा है बॉन्डिंग तो पूरा भर गया था, तो सिग्मा 1s तो भर गया। अब कहां जाएगा? सिग्मा 1s स्टार में, तो वो यहां चला गया। तो इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो वो कितना जाएगा? हाफ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ। और ये क्या है? ये फिर से पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिग्मा स्टार 1s में, ठीक है।
तो अब अगर मैं आपसे सबसे पहले अपन बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर आया है वो लिख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है H2 का, फिर उसके बाद H2 माइनस और H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है। तो अगर अब मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछूं तो हम स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं? स्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये जनरल रूल है। तो ये तो रूल 1 हुआ। पर अब अगर वो वाले केसेस कहां गए जहां पे कि बॉन्ड ऑर्डर सेम है, जैसे H2 माइनस और H2 प्लस में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो देखो स्टेबिलिटी इससे डिसाइड होगी कि किस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में ज्यादा है, ठीक है, या फिर एंटी बॉन्डिंग में कम है। तो देखो H2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, H2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था क्योंकि H2 प्लस में सिर्फ एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ही था। तो H2 प्लस H2 माइनस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि H2 प्लस में H2 माइनस के कंपैरिजन में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, ठीक है। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा H2 मोर देन H2 प्लस मोर देन H2 माइनस। तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी मतलब ये तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है और ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सिमिलरली अगर अब आपको He2 बनाना हो तो बस बहुत सिंपल है, ये यहाँ पे एक हीलियम दूसरा हीलियम, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये बन गया मेरा सिग्मा स्टार 1s, ये बन गया मेरा सिग्मा 1s, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाफ। बॉन्डिंग में कितने हैं? दो, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? दो। ये दोनों बॉन्डिंग के और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग के, तो इज इक्वल टू 0। तो He2 तो बनता ही नहीं है। आपको समझ में आया कि He2 क्यों नहीं बनता है? क्योंकि He2 स्टेबल ही नहीं है। जब तक कि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव नहीं होगा तब तक वो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो ये तो हाइड्रोजन मतलब H2 He2 और H2 माइनस H2 प्लस की बात होगी। तो अब जो है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अपन जो है सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक वालों को एनालाइज करना चाहते हैं। सेकेंड पीरियड में चले गए, मतलब सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s तो भरे हुए हैं, तो मैंने उनको यहाँ पे नहीं बिठाया, मतलब मैंने उनको यहाँ पे अभी जगह नहीं दी। तो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ। कौन से वाले? सिग्मा 1s के और सिग्मा स्टार 1s के। मैं शुरू करूंगा सिग्मा 2s से, ठीक है। तो मैं B2 बना रहा हूँ। सबसे पहला मेरा जो टारगेट है वो है B2 बनाने का। तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक बोरॉन के 5 तो दो बोरॉन के 10। 4 इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में भर चुका हूँ, तो मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अब वो प्रिंसिपल लगाऊंगा तो लोअर एनर्जी से शुरू करूंगा। तो ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। एनर्जी कम से एनर्जी ज्यादा में गया तो मैंने क्या लगा दिया? अवगा प्रिंसिपल। और एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन और एक इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन, तो मैंने लगा दिया पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो मैं तीनों लगा चुका हूं। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल, ठीक है। सो बेसिकली अब अपन देखते हैं, तो ये B2 है ना। इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? हाफ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं अपन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो सिग्मा 2s में 2, पाई 2p में 2, 4 और 2 सिग्मा 1s में भी थे, ठीक है, तो 6। एंटी बॉन्डिंग में जरा कैलकुलेट करना, सिग्मा स्टार 1s में 2 थे और यहां सिग्मा स्टार 2s में भी 2 हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ 6 माइनस 4, तो इसका जो है इज इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 के बराबर आया और ये आपको दिख रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये तो B2 के लिए हुआ। तो B2 आपको बात समझ में आई, ठीक है। ये एनर्जी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो सिग्मा 2p पाई 2p और पाई स्टार 2p के बीच में है। सिग्मा 2p पाई 2p और पाई स्टार 2p के बीच में यही फॉर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 की खास बात होती है। यही डिफरेंशिएट करता है 14 मतलब इक्वल लेस देन इक्वल टू 14 और मोर देन 14 वाले मॉलिक्यूल्स को। तो ये एनर्जी ऑर्डर सबसे मेन है, यही आपको याद होना चाहिए। तो इसको याद डेफिनेटली कर लें, ठीक है। अब मेरे को बनाना है C2। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो B2 से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? वो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे पाई 2p में। तो अपन बना लेते हैं।
वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो C2 में कहां पे चले गए 2 इलेक्ट्रॉन? पाई 2p में चले गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस तरह से आप मॉलिक्यूल बना सकते हो। अब मैं C2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा। तो देखो, दो जो नए इलेक्ट्रॉन गए हैं वो किस में गए हैं? वो गए हैं BMO में। तो BMO में अब 6 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। एंटी बॉन्डिंग में नए इलेक्ट्रॉन गए क्या? नहीं गए। तो जितने पहले थे उतने ही रहेंगे, जो कि सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s में थे। तो ये 4, तो ये इज इक्वल टू बराबर हो गया 2 के। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर आया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो दोनों के दोनों बॉन्ड बने हैं वो पाई बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड इस वाले से और एक बॉन्ड इस वाले से। तो दोनों के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड बने हैं। C2 एक बहुत अलग टाइप का मॉलिक्यूल होता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड बना ही नहीं पहले, सब सीधे के सीधे 2 पाई बॉन्ड ही बन गए। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं N2 को। यहाँ पे वैसे अपन ये भूल गए कि ये डायमैग्नेटिक है, तो C2 क्या हो गया? डायमैग्नेटिक, है ना। अब अपन देखते हैं N2 को। सो N2 में टोटल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यही वाला ऑर्डर काम करेगा। तो बेसिकली मेरे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ पे आएंगे? वो आएंगे सिग्मा 2p में, क्योंकि वो ही जस्ट इसके ऊपर वाला ऑर्बिटल है। तो ये तो 8 हो गए, 4 हमने दिखाए नहीं है तो 12 और 2 यहाँ। तो समझे बात को आप? तो यहाँ पे आया, कहाँ पे आया? सिग्मा 2p में आया। तो N2 में आप देखो, अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा N2 के लिए, तो हाफ जो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े वो कहां बढ़े? वापस से बॉन्डिंग में बढ़े, तो 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में बढ़े क्या? नहीं बढ़े। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? इज इक्वल टू 3 का बॉन्ड ऑर्डर होता है N2 का, तो ट्रिपल बॉन्ड है। पहला बॉन्ड सिग्मा और मतलब एक बॉन्ड सिग्मा और 2 बॉन्ड पाई, तो यहाँ पे ये भी हो गया डायमैग्नेटिक। तो ये तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 की बात हुई। ठीक है, अब अपन चलते हैं उनके लिए जिसमें कि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे कौन से होंगे? सबसे पहला तो होगा नाइट्रोजन के बाद वाला, तो O2। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं O2 को। O2 पहला मैग्नेटिक हो गया था, इसलिए तो ये MOT की जरूरत पड़ी थी, तो O2 को तो देखना ही पड़ेगा। नाइट्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसमें? जरा बताना तो। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, पर यहाँ पे तो एनर्जी का ऑर्डर ही उलट पुलट हो गया है। सिग्मा 2p जो कि नाइट्रोजन के केस में पाई और पाई स्टार के बीच में था, अब पीछे चला गया है। तो ऑक्सीजन में अपन फिर से 0 से शुरू करते हैं। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, इसमें भर चुका हूं, 4 इलेक्ट्रॉन गए, 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मेरे को 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 2 4 6 8 10 11 और 12। अरे वाह, तो आपको यहाँ दिख रहा है पैरामैग्नेटिक हो गया क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं O2 के लिए, तो हाफ टोटल BMO में कितने हैं? 2 4 6 और 4 10, नहीं मतलब 2 और 2 4, ठीक है। 2 पहले के थे सिग्मा माइनस के, तो 6 और ये 10, तो हाफ 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? पाई स्टार 2p में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, तो 4 और सिग्मा स्टार 1s में भी 2, तो 6। तो हाफ 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, मतलब 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो गया 2 के। चलो बात समझ आई। अब फटाफट अपन जो है ये हो गया पैरामैग्नेटिक। अब फटाफट क्या करते हैं? F2 भर लेते हैं। F2 में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने डायरेक्टली भर दिया। उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ जो 2 इलेक्ट्रॉन नए गए वो एंटी बॉन्डिंग में गए, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो F2, और ये हो गई डायमैग्नेटिक। सिमिलरली अगर मैं अब आपको बताऊं कि Ne2 मेरे को भरना है, मतलब नियॉन 2, तो वो क्या होगा? पूरा का पूरा भर जाएगा जितने भी ऑर्बिटल यहाँ पे हैं। ये हो गया F2, ये हो गया Ne2। बस, तो यहाँ पे आप बॉन्ड ऑर्डर देख ही रहे हो कि अगर मैं Ne2 की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ 10 माइनस जो 2 नए इलेक्ट्रॉन गए वो किस में गए? सिग्मा स्टार में, तो वो खुद भी एंटी बॉन्डिंग में गए, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0, तो Ne2 बनेगा ही नहीं। समझ में आई बात? इसको कैसे करते हैं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं वो बॉन्ड ऑर्डर के आएंगे, स्टेबिलिटी के आएंगे, बॉन्ड लेंथ के आएंगे।
और ये सब किससे डिसाइड होता है? बॉन्ड ऑर्डर से। आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो, स्टेबिलिटी और ये सब आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा। तो चलो अब है ना अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अपन क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में या फिर क्वेश्चन बैंक में, जिसमें भी आपके सामने आएंगे, आप कहीं भी क्वेश्चंस करोगे तो वो बेसिकली 3 चीजों के ऊपर होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर है ना, स्टेबिलिटी, वो तो आप बॉन्ड ऑर्डर से निकाल सकते हो, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हो, तो और बॉन्ड लेंथ, ये 3 चीज के ऊपर आएंगे। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो हमने याद ही कर लिया। काम का क्या है कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है, B2 पैरामैग्नेटिक होता है, बाकी सब के सब डायमैग्नेटिक होते हैं। तो अपन बात करने वाले हैं O2 2+ से लेकर O2 2- तक की। तो कौन कौन हो गया? ये सारे हो गए, ठीक है। तो ये सारे हो गए। तो मेरे को अब O2 2+ बनाना है। तो O2 2+ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 मैंने हटा दिए सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार के, तो मेरे 10 बचे। तो मेरे को 10 इलेक्ट्रॉन अभी सिग्मा 2s से पाई स्टार 2p तक के बीच में भरने हैं। तो भर लेता हूं। सो 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है। तो ये मेरा हो गया O2 2+। तो अब O2 2+ मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। O2 2+ बनाया मैंने, तो इसका अपन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूं O2 2+ का, थोड़ा सा इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? हाफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 2s में 2 तो 4, तो 6 और ये 10, तो 10 माइनस ABO में कितने हैं? 2 सिग्मा स्टार 2s में और 2 सिग्मा स्टार 1s में, उसके अलावा कोई भी नहीं है, तो -4। तो ये O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर आया, ठीक है। चलो अब मेरे को बनाना है O2+। तो O2+ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? O2+ बनाने के लिए मैं जो है एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि O2 2+ से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? मतलब O2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो नया आया, जल्दी कैलकुलेशन करने का यही तरीका है, सबको मैं जो मैंने सबसे पहले बनाया उससे कंपेयर कर लूंगा, ठीक है। तो नया जो इलेक्ट्रॉन आया वो पाई स्टार में गया, तो 4 की जगह क्वांटिटी ऑफ 5 हो जाएगी, मतलब Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब हो जाएंगे 5। तो हाफ 10 - 5, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब अपन बना लेते हैं किसको? अब अपन बना लेते हैं O2 को। तो जब मैंने O2 बनाया तो जो नया इलेक्ट्रॉन आया हंस रूल के हिसाब से यहां जाएगा पाई स्टार में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? हाफ 10 - 6। ये अपने को याद करना है, O2 आप याद कर लेना, उसी में आपकी भलाई है। नेक्स्ट अपन बनाते हैं O2-, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना टारगेट है O2- का। O2- में एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाफ 10 - 7, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में गया, तो 6 + 1 तो 7। लास्ट क्या बचा? लास्ट बचा O2 2-। तो O2 2- बनाने के लिए ये रहा O2 2-, ठीक है। उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन आया वो गया यहाँ पे, तो O2 2- में क्या होगा? O2 2- में बेसिकली हाफ 10 - 8, तो 10 - 8 = 2 अपॉन हाफ, तो हो गया वो 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1 के बराबर, ठीक है। अब देखो, अब अपन क्या करें? अब अपन एक काम करते हैं, इन सबके बॉन्ड ऑर्डर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? हाफ 10 - 4 6/2, तो ये हो गया 3 के बराबर, ये 2.5 के बराबर, ये 2 के बराबर, ये 1.5 और ये 1। तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर का आंसर आया कि इनका बॉन्ड ऑर्डर इस ऑर्डर में है। तो बॉन्ड लेंथ किस ऑर्डर में होगी? अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो वो हो जाएगी O2 2+ लेस देन O2 प्लस लेस देन O2 लेस देन O2- लेस देन O2
2 माइनस। और अगर मैं आपसे बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं आपसे बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर की तो अपन ने कर ली, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी O2 2 प्लस मोर देन O2 प्लस। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। और अगर अपन अभी किसकी बात करें, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की, तो ये तो डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है। ये मैंने इतनी जल्दी कैसे लिख दिया? जो मेरा O2 2 प्लस था वो यहां तक था, इसके नीचे का, तो आपको ये क्या दिख रहा है? डायमैग्नेटिक। जो मेरा O2 प्लस था, दो मैंने रेड वाला इलेक्ट्रॉन भरा था, तो वो क्या दिख रहा है? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि येलो वाला, ग्रीन वाला और ऑरेंज वाले इलेक्ट्रॉन नहीं थे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर जब मैंने बनाया O2 तो मैंने ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन भरा था, तो हमको ये तो पता ही है कि O2 तो पैरामैग्नेटिक ही होता है। फिर O2 माइनस में येलो वाला इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में येलो वाला इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये भी क्या? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड है। फाइनली O2 2 माइनस में सब कुछ वापस से पेयर हो गया, तो ये डायमैग्नेटिक आ गया। बस यही क्वेश्चन आते रहेंगे बार बार, और आपको ऐसे ही आंसर करना है फटाफट तरीके से। ठीक है, जैसे ये अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। अब तो मैं डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि मेरे को एक चीज याद हो गई है कि अगर N2 है तो जो लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट टू इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहे हैं, सिग्मा 2p में जा रहे हैं, और अगर O2 है तो लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2p में जा रहे हैं। बस ये बात याद कर लो, और एमओटी के सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के, सबसे सिंपल बॉन्डिंग में सबसे सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं वो एमओटी के ऊपर आते हैं। और NO है तो NO में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? O2 में 16 थे, तो पाई स्टार 2p में लास्ट दो गए थे, तो NO में जो जाएगा वो पाई स्टार 2p में जाएगा। ये बात को समझो, याद करो, विजुअलाइज करो। O2 में दो गए थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा तो NO बन जाएगा, NO बन जाएगा तो वो पाई स्टार 2p में गया होगा। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। N2 has greater dissociation energy than N2 plus। हमको क्या पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ कम होगी। इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया तो क्या होगा? तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने बॉन्डिंग से निकाला, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाला, तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से कम हो जाएगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फिर से कम हो जाएगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकाला तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर ऊपर जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ NB माइनस NA। अब आप खुद ही समझ लो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं NB को बढ़ाऊंगा, दो ही तरीके हैं मेरे पास, है ना। NB को मतलब इस क्वांटिटी को बढ़ाने के मेरे पास कितने तरीके हैं? या तो मैं NB बढ़ा दूं, ठीक है, या फिर मैं NA कम कर दूं। और इसको कम करने के कितने तरीके हैं? या तो मैं NB कम कर दूं या NA बढ़ा दूं। तो बस बॉन्ड ऑर्डर से सब कुछ हो जाएगा। अब देखो, N2 has greater dissociation energy than N2 plus। इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? इलेक्ट्रॉन निकला सिग्मा से, मतलब बॉन्डिंग से। इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग से निकला तो N2 प्लस के केस में बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर N2 का N2 प्लस से ज्यादा है। अगर N2 का N2 प्लस से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी N2 प्लस से ज्यादा होगी। दूसरी बात, O2 has lower dissociation energy than O2 plus, बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का O2 से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन निकला वो एंटी बॉन्डिंग से निकला, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, तो ये भी सही है। N2 प्लस की बॉन्ड लेंथ N2 से कम है, ये गलत है, क्योंकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर N2 प्लस से ज्यादा है, इसका मतलब N2 की बॉन्ड लेंथ N2 प्लस से कम है। जबकि ये स्टेटमेंट में उल्टा बोल रहा है कि N2 प्लस की बॉन्ड लेंथ N2 से कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी।
NO प्लस की बॉन्ड लेंथ के बारे में भी अपन बात कर सकते हैं, वो यहाँ से बहुत सिंपल हो जाएगा। NO प्लस की बॉन्ड लेंथ, NO प्लस बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते हैं पर NO प्लस के केस में NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर NO से ज्यादा होगा, तो NO प्लस की बॉन्ड लेंथ NO से कम होगी, क्योंकि NO प्लस मैंने बनाया तो मैंने पाई स्टार में से इलेक्ट्रॉन को निकाला है, मतलब एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आप करो। तो O2 2 O2 और O2 प्लस के बारे में बात हो रही है, तो सिर्फ O2 के जो ऊपर के सबसे दो हैं उनको बना लेते हैं, अपने को याद ही है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा है पाई स्टार 2p और उसके नीचे वाला है पाई 2p। क्यों ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 के लिए, तो ये O2 के केस में ऐसे दिखते हैं। ठीक है भाई, तो O2 2 माइनस में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो पैरामैग्नेटिक तो उसका कम होगा O2 से डेफिनेटली। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। तो ये एकदम सही, मतलब ये सही वाला ऑप्शन है, क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा है। NO माइनस NO NO प्लस, अब NO क्या होता है, NO होता है ये, तो NO माइनस क्या हो जाएगा, NO माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंटी बॉन्डिंग में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। NO ठीक है, और NO प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किससे, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एंटी बॉन्डिंग से, तो उसकी बॉन्ड लेंथ तो और कम होगी क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, सो दिस इज करेक्ट। आप नोटिस करो कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, चुपचाप डायग्राम में देखा मैंने, मेरे दिमाग में भी मेरे को विजुअलाइजेशन है, मैंने देखा कि NO माइनस में इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग में गया तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। NO तो मेरे सामने बना हुआ ही है, NO प्लस में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से निकला तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, अब H2 प्लस He2 प्लस, ये सिंपल है, H2 बना लेते हैं अपन, तो देखो ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, H2 मतलब क्या है, H2 में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है, H2 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकला, तो एनर्जी तो कम हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी कम होने वाली है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। He2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे गया, किसमें, सिग्मा स्टार में, सिग्मा स्टार में गया तो फिर से बॉन्ड एनर्जी की बात सही है। अब मेरे को किसमें कंपेयर करना है, मेरे को कंपेयर करना है, ये मेरा क्या है, ये मेरा H2 प्लस है, ये मेरा क्या है, He2 प्लस है। बॉन्ड ऑर्डर दोनों का हाफ हाफ है। ठीक है, हाफ और हाफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/2 1 - 0, यहाँ He2 प्लस के केस में क्या हो रहा है, 1/2 2 - 1। मैंने आपसे क्या बोला था कि जिसमें भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम हो वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये वाला जो ऑर्डर है ये भी करेक्ट है। ठीक है,